स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पर आप टेस्ट चेक टेक्निक के बेसिस पर ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है और एरिया जो आपने कवर करना होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसी के साथ आपने एफआईआर भी प्रिपेयर करनी होती है। लेकिन अगर आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो तो यहाँ पर आपको 100% चेकिंग करनी चाहिए। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जहाँ पर होती है जो उसको आपको गो थ्रू करना चाहिए, उनकी फाइल्स वगैरह देखनी चाहिए, वाउचर देखने चाहिए, मास्टर डाटा को चेक करना चाहिए, जो भी सैंक्शन लेटर है किसी लोन का उसमें कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, कौन से चार्जेस उस पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल हैं, ये सब आपने देखना है। बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी है आपके, उसको भी आपने साइड बाय साइड देखते हुए चलना है कि आपकी एक्चुअल अपॉइंटमेंट जो हुई है वो किन एरियाज़ को ज़्यादा कवर अप करने के लिए हुई है। रेवेन्यू लीकेजेस का एरिया बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो हम वन बाय वन सारे एरियाज़ को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डिपॉजिट्स का एरिया, कि डिपॉजिट्स के केस में आप इनकम लीकेजेस शॉर्ट रिकवरी कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रांच में कौन से डिपॉजिट्स ऑफ़र करे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सर्विसेज के बारे में पता होगा तभी आप सर्विस पर लगने वाले चार्जेस को पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप बैंक से पता करें कि बैंक ने कौन कौन से डिपॉजिट प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिपॉजिट आ चुके हैं, जैसे कि जीरो बैलेंस वाले हैं, प्रो अकाउंट है, प्लस अकाउंट है। सो इसलिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि बैंक ने ये वाले डिपॉजिट्स ऑफ़र करे हैं। देन दूसरी चीज़ जो आपको बैंक से लेनी है वो है सर्कुलर ऑन चार्जेस, क्योंकि अगर बैंक ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं तो डेफिनेटली उन सर्विसेज के ऊपर बैंक ने चार्जेस भी लिए होंगे। तो बैंक अपनी मर्जी से चार्जेस तो काट नहीं सकता। तो इस पर आपने सर्कुलर उनसे मांग लेना है, जिस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बैंक के द्वारा चार्जेस लगाए जाते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एफडी के इंटरेस्ट को चेक करना है, तो इसके रिलेटेड आपने बैंक से सर्कुलर मांगा, तो बैंक वालों ने कहा कि नहीं सर, ये जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो सिस्टम से लगता है, हम मैनुअली इसमें एंटर नहीं करते, तो आपका इसका सर्कुलर का क्या करोगे। लेकिन फिर भी उस केस में आपने रैंडमली कुछ अकाउंट्स के रेट्स वगैरह चेक करने हैं, क्योंकि चाहे इंटरेस्ट सिस्टम से लगता है पर सिस्टम में जो भी रेट्स लगता है उससे तो एम्प्लॉय नहीं फीड करा हो। सो हो सकता है कहीं कम रेट लगा दिया गया हो या फिर कहीं ज़्यादा लगा दिया गया हो, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। देन आपने देख सकते हो कि ब्रांच में कहीं कोई चेक रिटर्न तो नहीं हुए। अगर बैंक में कोई ऐसे चेक्स है जो रिटर्न हुए हैं, तो देन उस केस में आप देख सकते हो कि चेक रिटर्न के टाइम पर बैंक ने उस पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट करे हैं चार्जेस या फिर नहीं करे। देन स्टॉप पेमेंट चार्जेस। बैंक में स्टॉप पेमेंट चार्जेस लगभग हर एक बैंक की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं। जनरली अगर आप एक चेक की पेमेंट करते हैं या फिर कस्टमर है कोई जिसने चेक से पेमेंट को रोकना चाहता है वो कस्टमर, तो उस केस में वो बैंक को ऑर्डर देगा कि मुझे पेमेंट को स्टॉप करना है। तो बैंक अक्सर इस केस में नॉमिनल सी फ़ीस चार्ज करता है। ये फीस जो भी फ़ीस है बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार वेरी करेगी, या फिर डिपेंड करेगी आपका अकाउंट उस बैंक में जो है वो किस नेचर का है। सो इस केस में अगर आपके पास कोई ऐसा पेमेंट आता है जिसे स्टॉप करा गया हो, तो उस डेट पर आप चेक कर सकते हो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या सिमिलर जो भी उस अकाउंट में नॉमिनल से चार्जेस बैंक के द्वारा डिडक्ट करने थे, क्या बैंक ने उस डेट पर उसे डेबिट करा है या फिर नहीं। बैंक में लेजर फोलियो चार्जेस अकाउंट स्टेटमेंट के लिए लगाए जाते हैं। हर महीने या हर क्वार्टर के एंड पर बैंक अपने कस्टमर को अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिसमें उसकी जो भी बैंक की ट्रांजैक्शन रहती है उसकी डिटेल होती है। तो इसके लिए बैंक उनसे चार्जेस डिडक्ट करता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या बैंक ने लेजर फोलियो चार्जेस डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं। बाकी बैंक में दूसरा हमारे पास बैंक में इशुएंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड। बैंक में डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस तो उस समय लगाए जाते हैं जब आप कोई कस्टमर है कोई डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है, या फिर अपना पुराना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करवाता है। तो ये चार्जेस भी बैंक की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो आपने चेक कर लेना है कि अगर किसी कस्टमर ने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर उसको रिप्लेस करवाया है तो उसके क्या क्या चार्जेस थे, तो बैंक ने क्या पर्टिकुलर चार्जेस जितने भी उस कस्टमर पर एप्लीकेबल थे बैंक ने डिडक्ट करे हैं या फिर। बैंक अपने कुछ कस्टमर्स को टेम्पररी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। टेम्पररी ओवरड्राफ्ट का मतलब जैसे कोई कस्टमर है जिसके अकाउंट का बैलेंस है 10,000 लेकिन वह यूज़ कर पा रहा है 20,000, दैट मीन बैंक ने उसको 10,000 का टेम्पररी ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, जो कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर कस्टमर को दिया जाता है और बैंक इस पर नॉमिनल सी फीस चार्ज करता है। तो आप उससे भी चेक कर सकते हो कि क्या बैंक ने किसी को टीओडी दिया था, अगर दिया था तो क्या बैंक ने चार्जेस डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं। देन उसके बाद हमारे पास नेफ्ट और आरटीजीएस के चार्जेस। नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसमें छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन
अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। दैन दूसरा है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें कि लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन का ट्रांसफ़र होता है। इस केस में भी बैंक चार्जेस नॉमिनल से चार्जेस होते हैं आरटीजीएस और नेफ्ट के। तो अगर आप चेक करना चाहें मैनुअली किसी भी अकाउंट से रैंडमली अकाउंट्स को पिक कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर किसी ने आरटीजीएस या नेफ्ट करा है तो उस केस में जो भी एप्लीकेबल चार्जेस थे या बैंक ने डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं। बैंक अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इन सर्विसेज के बदले बैंक इन पर चार्जेस डिडक्ट करता है। तो जो मिनिमम चार्जेस जो होते हैं वो बैंक की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपने चेक करना है कि किसी व्यक्ति को रैंडमली आप चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चेकबुक बहुत सारी होती हैं यहाँ पर। तो रैंडमली आप किसी भी मंथ में किसी भी चेकबुक को उठाकर उसके देख सकते हो कि क्या बैंक ने इसको, जैसे कोई कार्ड इशू करा था, चेकबुक इशू करी थी, तो क्या उस टाइम बैंक ने उसमें से जो चार्जेस लगने थे उस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर, तो क्या बैंक ने उसे डेबिट करा है या फिर नहीं। उसके बाद है हमारे एसएमएस चार्जेस। एसएमएस चार्जेस जैसे बैंक कस्टमर को हर एक सुविधा प्रोवाइड करवाता है उसके मोबाइल पर। अगर कोई डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका एसएमएस कस्टमर को जाता है, तो उसके लिए भी बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है। तो आप उसे भी चेक कर सकते हो कि अगर किसी कस्टमर ने एसएमएस सर्विस ले रखी है दैन उसके चार्जेस डिडक्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। दैन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम बैलेंस चार्जेस। मिनिमम बैलेंस चार्जेस के लिए आपको आरबीआई का सर्कुलर देखना पड़ेगा। बैंक की पॉलिसीज़ क्या कहते हैं कि मिनिमम बैलेंस पर कितने चार्जेस डिडक्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी कस्टमर ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करा तो उस पर क्या चार्जेस लगने चाहिए, या फिर उसने बैलेंस रखा है लेकिन कम रखा है तो उस पर क्या चार्जेस लगने चाहिए। क्या उस पर एवरेज बेसिस पर चार्जेस लगते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति ने, लेट सपोज 500 रुपये मिनिमम बैलेंस है लेकिन कस्टमर के अकाउंट में थे 480, तो क्या बैंक ने उस कस्टमर पर पूरे चार्जेस लगाए हैं या फिर एवरेज बेसिस पर चार्जेस लगाए। तो ये सब चीज़ें अपने मिनिमम बैलेंस के रूप के टाइम की चेकिंग पर आपने चेक करनी है। दैन अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस, अगर कोई कस्टमर अपना अकाउंट क्लोज करवाता है तो उस पर क्या चार्जेस बैंक के द्वारा लगाए गए हैं। या फिर कोई प्री मेच्योर क्लोजर होता है, जैसे एफडी के केस में, आरडी के केस में, इसमें हमने डिटेल में बात करी है जब हमने डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था। तो अगर कोई कस्टमर प्री मेच्योर क्लोजर करवाता है अपने टर्म डिपॉजिट का, फिक्स्ड डिपॉजिट का, आरडी का, रेकरिंग डिपॉजिट्स का, तो उस केस में बैंक की पॉलिसीज़ क्या कहती हैं कि कितनी पेनल्टी कस्टमर को पड़ती है। तो आप चेक कर सकते हो उस केस में कि अगर किसी ने प्री मेच्योर क्लोजर करवाया है तो बैंक के द्वारा क्या पेनल्टी थी।